हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि अलजेब्रा बेस्ड है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अलजेब्रा क्या है, इसका क्या पर्पस है मैथ्स में, और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है मैथमेटिक्स में। आप लोगों के इन सारे सवालों का जवाब मैंने अपने इस वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा को लेकर, जनरली क्या होता है, हम किसी टॉपिक को तो पढ़ लेते हैं, हम उस पर क्वेश्चंस भी बनाने लगते हैं और हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन हमें बेसिक्स नहीं पता होता है कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो बेसिक्स है ना, वो भी स्ट्रांग रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1 को सॉल्व करना। 11.1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको अपने लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक बार और रिपीट किया है अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार आइडिया ऑफ वेरिएबल, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 के हर एक क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडिया ऑफ वेरिएबल। तो देखिए, लास्ट वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें हमने एक रूल निकाला था। हमने रूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक हमने नियम निकाला था। ठीक है, आपको अगर रूल समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था? तो ये था कि हम उसमें पैटर्न बना रहे थे, एल की पैटर्न बना रहे थे। किसकी हेल्प से? मैच स्टिक्स की हेल्प से हम एल का पैटर्न बना रहे थे। और हम ये देख रहे थे कि एक एल जब हम बना रहे हैं तो हमें दो मैच स्टिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, हम जब दो पैटर्न बना रहे हैं एल का, जब हम दो पैटर्न बना रहे हैं एल का, तो हमें 4 मैच स्टिक्स की जरूरत होती है, जैसा कि आप इस पैटर्न में देख भी सकते हैं, 1 2 3 4। वैसे ही अगर हम 3 देखेंगे, 3 पैटर्न देखेंगे एल का, 1 2 3, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मैच स्टिक्स, जो हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है, वो क्या है? 6 है। इसको हम टेबल के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड। ओके, देखिए, जब हमारा एक एल बन रहा है यहाँ पे, तो हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत है? 2। नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड 1, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 बना रहे हैं एल का पैटर्न, तो हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत होती है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरीके से 3 पैटर्न बनाने में 1 2 3 4 5 6, 3 एल बनाने में हमें 6 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि जब आप 4 एल बनाएंगे तो आपको 8 मैच स्टिक्स की जरूरत होगी, 5 बनाएंगे तो 10 मैच स्टिक्स की जरूरत होगी। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था लास्ट वीडियो में। वो फॉर्मूला या वो रूल क्या था कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड। आप देखेंगे इस टेबल में हमने क्या किया था लास्ट में, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड को हमने क्या किया था? एक लेटर एम से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? एम से। ओके, तो यहां हम क्या देखेंगे, इस टेबल को, ये जो टेबल है हमारा, ये जो हमारा पूरा टेबल है ना, इसको मैं दूसरे स्लाइड में बना लेती हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, और नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड को हमने क्या लिखा है? एम से डिनोट किया है। ओके, क्या है? ये 1, तो ये 2, ये 2, तो ये 4, ये 3, तो ये 6 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे, अगर ये m है यहाँ पे, तो m कुछ भी वैल्यू ले सकता है। m1 भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है, m3 भी हो सकता है, m4 भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, m कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी ले सकता है, या वो 2 भी हो सकता है, या वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो m क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं, या m की वैल्यू फिक्स्ड है? नहीं, m की वैल्यू जो है वो चेंज कर रही है। वो क्या कर रही है?
चेंज कर रही है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो मैथमेटिक्स में समथिंग दैट कैन वेरी मतलब जो चेंज हो सकती है, समथिंग दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि समथिंग दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज। ठीक है, समथिंग दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज। अगर हमको दिखाना है कि कोई नंबर या कोई भी चीज वेरिएबल है, तो उसको दिखाने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेटर्स का। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, वो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है ना। तो ये जो चीजें हैं वो m जो है हमने किसके हेल्प से दिखाई है? तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड को m लिखा। m क्या है? एक लेटर है, और m क्या है? एक वेरिएबल है। तो हमने वेरिएबल को लेटर की हेल्प से शो किया, m। अब आप बोलेंगे कि बस क्या हम m लेटर से ही दिखाते हैं वेरिएबल को? तो नहीं, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, m ले सकते, l ले सकते, p ले सकते, x, y, z, a, b, c, d एटसेट्रा, आपकी मर्जी। वेरिएबल को आप जिस भी लेटर से दिखाना चाहें, आप उस लेटर से दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी मेरा पर्पस मेन ये था कि मुझे आपको वेरिएबल समझाना था कि वेरिएबल क्या होता है। इसमें हमने देख लिया वेरिएबल नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड है, m कुछ भी वैल्यू ले रहा है, 1, 2, 3, m चेंज हो रहा है, तो समथिंग दैट कैन चेंज, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को हम लेटर से डिनोट करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स। कौन सा पैटर्न है? अ पैटर्न ऑफ लेटर T एज T। इसमें हमें बोला जा रहा है कि हमें एक रूल बनाना है जिसमें हमें ये पता चल सके कि हमें कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत होगी ये जो लेटर T है इसका पैटर्न बनाने में। ठीक है, और हमें इसमें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि हमें एक वेरिएबल का यूज करना है इस रूल को लिखने के लिए। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमें एक T बनाने में कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत लगेगी। 2 मैच स्टिक्स की हमें जरूरत लगती है। ठीक है, 2 T बनाने में हमें कितनी जरूरत लगेगी? 2 T बनाने में हमें कितनी लग रही है? 4 लग रही है ना। वैसे ही 3 T अगर हम देखते हैं मैच स्टिक्स की हेल्प से, तो कितना लग रहा है हमारा? 6 लग रहा है। इस चीज को हम टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ T फॉर्म्ड। अब देखिए, 1 बनाएंगे तो 2 लग रहे हैं, 2 बनाएंगे तो 4 मैच स्टिक्स लग रही है, 3 बनाएंगे तो 6 मैच स्टिक्स, एंड सो ऑन। आप इसमें किसका नंबर बढ़ा रहे हैं? T का बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे T क्या है? T की वैल्यू क्या है? चेंज हो रही है। T की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ T फॉर्म्ड मेरा क्या हो गया? वेरिएबल। नंबर ऑफ T फॉर्म्ड मेरा क्या है? वेरिएबल। और मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि वेरिएबल को हम लेटर से शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सपोज कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ T फॉर्म्ड बी m। ओके, लेट नंबर ऑफ T फॉर्म्ड बी m। अब इस सॉल्यूशन को देखिए आप, यहाँ आप देख रहे हैं 1 T बना रहे हैं तो 2 मैच स्टिक्स, मतलब इसका जस्ट डबल मैच स्टिक्स हमें लगता है ना। जितनी हम T बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं तो 2 लग रहा है, 2 बना रहे हैं तो फिर डबल हो जा रहा है मैच स्टिक्स इंटू 2, फिर 3 बना रहे हैं तो फिर मैच स्टिक्स की जो संख्या है वो डबल हो जा रही है। तो यहाँ भी हमारा रूल क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ T फॉर्म्ड। और हमने नंबर ऑफ T फॉर्म्ड को क्या यहाँ पे सपोज किया है? m। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू m। और
2 इंटू एम को हम 2m भी लिख सकते हैं। ओके, एक चीज और, यहाँ जो m की वैल्यू है, ये जो नंबर ऑफ t फॉर्म्ड है उसको हमने m लिखा है, तो m 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है एंड सो ऑन। m क्या हो सकता है यहाँ पे, वेयर m इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये भी आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2m। अगर हमें डायरेक्ट अगर रूल लिखना रहे तो हम ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2m वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो रूल होगा, जो हमें रूल फाइंड करने को बोला गया था, वो रूल हमने फाइंड कर लिया और हमने वेरिएबल का भी यूज कर लिया है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, m है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हो गया पैटर्न ऑफ लेटर t 1a। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1a हमने देख लिया, अब हम 1b देखते हैं। 1b में हमें क्या बोला जा रहा है, इसमें भी हमें रूल बनाना है। क्या बनाना है, हमें रूल बनाना है किसका, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एच जेड। ओके, मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बी को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ और ये CDEFG ये आपका होमवर्क रहता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने लेटर U, लेटर V, लेटर E, S, A के लिए क्या रूल बनाया है। मैं एक और डिस्कस कर लेती हूँ, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एच जेड। तो हम ये देखेंगे जेड बनाने में, एक जेड बनाने में हमें 1, 2, 3 मैच स्टिक्स की जरूरत लगेगी, है ना। 2 पैटर्न बनाने में कितना मैच स्टिक्स हमें लग रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो एक जो जेड का पैटर्न है उसको बनाने में हमें 3 मैच स्टिक्स की जरूरत है। 2 पैटर्न बनाने में हमें 6 मैच स्टिक्स की जरूरत है। 3 जेड बनाते हैं, है ना, 1, 2, 3। तो 3 बनाने में हम क्या देख रहे हैं, हमें 9 मैच स्टिक्स की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पे ये पैटर्न बना लिया। इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में हम देखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ जेड फॉर्म्ड। 1 जेड बना रहे हैं तो 3 माचिस की तीली, 2 जेड बना रहे हैं तो 6 माचिस की तीली, 3 बना रहे हैं तो 9 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 बनाने के लिए हमको उसका 3 टाइम्स मैच स्टिक्स की जरूरत है, ठीक है ना, 3 गुना। फिर 2 बनाएंगे तो 2 का 3 गुना क्या है, 6, 3 का 3 टाइम्स 9। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन के आ गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जेड की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वो 1 हो रही है, वो 2 हो रही है, वो 3 हो रही है। मतलब नंबर ऑफ जेड फॉर्म्ड क्या है, हमारा वेरिएबल है। इसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेटर सपोज नंबर ऑफ जेड फॉर्म्ड बी n। मैंने क्या बोला, आप कुछ भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल को। तो नंबर ऑफ जेड फॉर्म्ड क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में m से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मेरी मर्जी, हमने लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ l फॉर्म्ड को m से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ जेड फॉर्म्ड को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं इसको m से भी कर सकती हूँ, मैं इसको a से भी कर सकती हूँ, मैं इसको किसी भी लेटर से, b से एटसेट्रा, मैं इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मेरा मन में जो लेटर आएगा ना, मैं वो ले सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेटर को सिलेक्ट करने में। तो नंबर ऑफ जेड फॉर्म बी n, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा हमारा, 3 into n equals to Vn where n is any natural number। और मेरा ये रूल निकल के आ गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 3n where n is any natural। उसी तरीके से आप ये जो पैटर्न है ना, इसका रूल बनाएंगे, इसका 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 और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्या रूल बनाया है।
ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि we already know the rule for the pattern of letter L, C and F। हम लेटर L, C और F का जो पैटर्न है ना, उसका रूल पहले से जानते हैं। जो L, C और F पैटर्न बनाएंगे ना मैच स्टिक्स की हेल्प से, ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम इसका रूल पहले से जानते हैं। तो देखिए, जब आप L, C और F का रूल बनाएंगे ना, तो L का रूल आपको निकल के आएगा 2n, C का रूल निकल के आएगा 3n और F का रूल निकल के आएगा 1। F में कितना हमने ऐसे बनाया, एक मैच स्टिक, दूसरा मैच स्टिक, तीसरा मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक। F का निकल के आएगा 4n। फिर कह रहा है कि सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। कह रहा है कि कुछ जो लेटर्स हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1A जो हमने देखा है, उसमें जो कुछ लेटर्स हैं वो हमें सेम रूल देंगे एज दैट गिवन बाय L। जो हमें लेटर L देगा ना रूल, L क्या देगा 2n, तो वैसे ही L जैसा ही रूल हमें कुछ लेटर्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देंगे, which are these। और ऐसा क्यों होता है, why does this happen? तो आप देखेंगे जब क्वेश्चन नंबर 1 को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो V है आपका और जो T है आपका, ये दोनों V और T आपको सेम रूल देंगे L जैसा 2n। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि L एक बनाने में 2 मैच स्टिक्स की जरूरत लगती है, वैसे ही V1 एक बनाने में 2 मैच स्टिक्स की जरूरत लगती है, T एक बनाने में पैटर्न 2 मैच स्टिक्स की जरूरत लगती है। तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है हमारी पैटर्न बनाने में, L, V और T तीनों का अगर हम देखेंगे तो वो सेम है। ठीक है, जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें जरूरत लगेगी ना इसको बनाने में, वो सेम है। इसी के लिए जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें इसके पैटर्न को बनाने में लगेगी ना, L के पैटर्न को या V के पैटर्न को या T के पैटर्न को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये सेम है। हमें ऐसा नहीं है कि L में हम एक L बनाने में 3 लगा रहे हैं, V बनाने में 5 लगा रहे हैं, नहीं। एक L बनाने में भी हमें 2 ही मैच स्टिक्स की जरूरत है, एक V बनाने में 2 और T में 2। ठीक है, फिर अगर हम 2 L बनाते हैं, 2 L अगर हम बनाते हैं तो हम देखेंगे हमें 4 मैच स्टिक्स की जरूरत है। फिर V 2 बनाएंगे तो 1 V 2 V, इसमें भी 4 मैच स्टिक्स। और अगर 2 T बनाते हैं तो उसमें भी 4 मैच स्टिक्स। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि सेम रूल देते हैं एज दैट गिवन बाय L, तो आप बोलेंगे V और T देते हैं। Why does this happen? क्योंकि जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है टू फॉर्म V एंड T इट्स सेम फॉर L ऑल्सो। ओके, इसके लिए ही ऐसा होता है। Why does this happen? तो इसके लिए मैंने रीजन बता दिया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। किसी परेड में, जैसा कि फोटो में हम देख सकते हैं, ये एक मेरा क्या है, परेड है। और इस परेड में जो कैडेट्स हैं वो आपको मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 3 हैं। ये जो सेकेंड रो है इसमें कितने कैडेट्स हैं, 3 हैं। ये थर्ड रो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी 3 है। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकेंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ये तो आप समझ गए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया कि एक रो में 3 कैडेट हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में हमारे कितने कैडेट्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, और जो मार्च कर रहे हैं रो में, तो सेकेंड रो में कितने रहेंगे, 5, 1 2 3 4 5, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना। थर्ड में कितने रहेंगे हमारे, फिर 5 रहेंगे। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि हमें रूल बताना है किसका, नंबर ऑफ कैडेट्स का गिवन द नंबर ऑफ रो। यहाँ पे हमें रूल किसके किसके बीच बताना है, नंबर ऑफ कैडेट्स और नंबर ऑफ रोज के बीच। नंबर ऑफ कैडेट्स एंड नंबर ऑफ रोज के बीच क्या रूल है वो हमें बताना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक रो अगर हम लेते हैं तो उसमें 5 कैडेट आते हैं। ठीक है, अगर हम ये और ये दो रो को कंबाइन करते हैं तो हमारे कितने आ जाएंगे कैडेट्स, 10। ठीक है,
3 2 5 6 7 8 9 10। वैसे अगर हम 3 रो देखते हैं, अगर हम 3 रो देखते हैं, ये 3 रो, तो 3 रो में हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कैडेट्स हमारे कितने हैं, 15 हैं। इस चीज को हम टेबल में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैडेट्स, और नीचे हमने लिया है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो 1 तो नंबर ऑफ कैडेट 5। नंबर ऑफ रो अगर 2 है तो कैडेट क्या हो जाएंगे, 10। नंबर ऑफ रो 3 है तो कैडेट 15। नंबर ऑफ रो अगर 4 है तो कैडेट 20 एंड सो ऑन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 टाइम्स हो जा रहा है हमारा, है ना, ये 5 टाइम्स हो जा रहा है। एक रो तो 5 टाइम्स है नंबर ऑफ कैडेट, फिर 2 तो 5 टाइम्स 10, है ना। तो हम रूल क्या हो सकता है हमारा कि नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ रोज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें n यूज करना है फॉर द नंबर ऑफ रो। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो रो है ना वो यहाँ पे बढ़ सकती है, ये 1 है, फिर ये 2 हुआ है, फिर ये 3 हुआ है, फिर ये 4 हुआ है। तो नंबर ऑफ रो मेरा क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन में हमें उस वेरिएबल के लिए बोला गया है कि आप n यूज करोगे, किसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ रो। हमें यहाँ पे बांध दिया गया है कि हम n ही यूज करेंगे फॉर द नंबर ऑफ रो। तो अगर हम n यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 5 इंटू n इक्वल्स टू 5n। और n क्या ले रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है। तो हम लिख सकते हैं वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का रूल क्या हो गया, नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल्स टू 5n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है हमारे पास और उस बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 50 हैं। कितने हैं, 50 हैं। अभी कह रहा है कि आप अभी मेरे को रूल बनाना है। ये कह रहा है कि हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो रूल बनाना है वो किसके किसके बीच बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज का बनाना है एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस का बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट बॉक्स है, हमारा फर्स्ट बॉक्स में कितना है, 50 है, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया। अगर हम दूसरा बॉक्स लेते हैं तो इसमें भी 50 और इसमें भी 50, तो ये 2 बॉक्स हो गए हमारे। मैंगोज कितने हो गए, 100। 3 बॉक्स लेते हैं हम तो 50 50 50, ये हमारे 3 बॉक्स हो गए और हमारा मैंगोज कितना हो गया, 150। इसको हम टेबल में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्स। देखिए अगर मेरा एक बॉक्स रहेगा तो हमारे पास 50 आम रहेंगे, अगर हमारे पास 2 बॉक्स रहेगा तो 100 रहेंगे। देखिए 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 100। 3 रहेगा तो 50 50 50 कितना हो जाएगा हमारा, 150। तो अगर 3 बॉक्स है तो हमारा ये 150 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 50 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अगर एक बॉक्स है तो इसमें इंटू 50 इतना मैंगोज है, 2 में क्या हो जाएगा, फिर अगर हम 2 इंटू 50 करेंगे तो 100, फिर 3 इंटू 50 करेंगे तो 150। तो यहाँ मेरा रूल निकल के क्या आया, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 50 इंटू नंबर ऑफ बॉक्स। अब हमारा यहाँ नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, चेंज हो रहा है, वो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो नंबर ऑफ बॉक्स क्या है मेरा, वेरिएबल। और क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, यहाँ भी हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, हमें बोल दिया गया है कि तुमको यूज करना है बी। क्या यूज करना है, बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तुम उड़ नहीं सकते, तुम अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि तुमने एम ले लिया, एल ले लिया, पी ले लिया, एक्स वाई जेड, कुछ नहीं बेटा। तुमको मैंने यहाँ पे बी दिया है और तुमको बी ही यूज करना है, ऐसा मेरे को क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें बोला ही जा रहा है कि यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरा क्या है, बी। तो ये हो जाएगा 50 बी वेयर बी इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर।
अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। टीचर क्या कर रहे हैं, 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक बच्चे को वो क्या कर रहे हैं, 5 पेंसिल दे रहे हैं। तो मान लो ये पहला बच्चा है, ठीक है, उसको 5 पेंसिल मिला, ठीक है। अब मान लो टीचर ने 2 बच्चे को दिया पेंसिल, तो 2 बच्चे मिला करके कितना पेंसिल टीचर को देना पड़ेगा, इसको 5 देंगे और इसको 5, तो ये हो जाएगा 10। फिर हम 3 बच्चे लेते हैं कि टीचर ने मान लो 3 बच्चे को दिया है, तो एक बच्चा ये हो गया, दूसरा बच्चा ये हो गया, तीसरा बच्चा ये हो गया। तो तीनों को मिला के टीचर को कितनी पेंसिल निकालनी पड़ी होगी पॉकेट से, 15, है ना। तो आप देख रहे हैं एक बच्चे को जब टीचर देते हैं तो 5 पेंसिल उनको देना होता है, 2 बच्चे को जब देते हैं तो उनको 10 पेंसिल देना होता है, 3 बच्चे को देते हैं तो उनको 15 पेंसिल देना होता है। इसको हम टेबल में देखते हैं। तो नंबर ऑफ पेंसिल जो टीचर को जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट है तो टीचर को 5 पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, है ना। 5 दे रहे हैं तो 2 रहेगा, तो 10, 3 रहेगा तो 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं रूल को कि नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड इक्वल्स टू 5 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, एक स्टूडेंट को 5 दे रहे हैं तो हमेशा जो हमारा पेंसिल नीडेड रहेगा वो 5 टाइम्स रहेगा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी देख रहे हैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा, 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड जो है वो 5 टाइम्स है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अभी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे यार ये तो एनसीईआरटी ना हमें रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, हमें अपने हिसाब से लेटर ही नहीं लेने दे रहा, हमें फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपको यूज करना है एस को। तो देखिए यहाँ पे हम एस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए 5 इंटू एस इक्वल्स टू 5s, वेयर एस इज एनी नेचुरल नंबर। ये तो हम देख रहे हैं ना कि एस कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये हम लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक चिड़िया है, वो क्या कर रही है, वो उड़ रही है। कितना, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। कौन, चिड़िया, वो बर्ड। मतलब 1 मिनट का हमारा ये ड्यूरेशन है, ठीक है, और उसमें वो ट्रैवल कितना कर रही है, 1 किलोमीटर। तो अगर उसको दूसरा मिनट भी हम अगर दे देंगे, मान लो हम बोलेंगे लो बहन तुम 2 मिनट के लिए उड़ लो, तो 1 मिनट ये हो गया और 1 मिनट ये हो गया, तो वो कितना ट्रैवल कर लेगी, ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया, वो 2 किलोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, वो 2 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही है, 2 किलोमीटर, और 1 मिनट में तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 किलोमीटर। फिर हम 1 मिनट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ये हो गया, दूसरे मिनट में फिर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, तीसरे मिनट में फिर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 मिनट में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। ओके, इसको हम टेबल में देखते हैं। टेबल में हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कवर्ड, और जो हमारा फ्लाइंग टाइम है उसका फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, वो मिनट्स में कर रही है ना, और डिस्टेंस कवर्ड किस में है, इन किलोमीटर, वो किलोमीटर में जा रहा है। चलिए इस टेबल को हम नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो देखिए लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इन फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड है हमारा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारा वो 1 टाइम ही है, वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं है, वो 1 टाइम है किसका, फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। और यहाँ भी हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, हमें टी यूज करना है, किसके लिए, फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू टी, और 1 इंटू टी मतलब टी, ओनली टी, ठीक है। और फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स क्या है, मेरा चेंज हो रहा है, वो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, वो वेरिएबल है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वेयर हम क्या लिख सकते हैं, वेयर टी इज एनी नेचुरल नंबर, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमें एक्सप्रेस करना था
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। ये जो रूल हमें बनाना था, इसमें हमें बेसिकली एक्सप्रेस करना था डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड किसके टर्म्स में, फ्लाइंग टाइम के टर्म्स में। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड किसके टर्म में किया है, फ्लाइंग टाइम के टर्म्स में किया है ना। ये हमारा एक्सप्रेशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स। इसका मतलब ये हुआ कि राधा बिंदुओं से रंगोली को बना रही है। किससे बना रही है, डॉट्स से। डॉट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, है ना। अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स। यहाँ क्या कह रहा है, वो जो डॉट से रंगोली बना रही है ना, तो वो उस डॉट्स को ज्वाइन भी कर रही है। जैसे मान लो कि अगर उसने डॉट ऐसे 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 बनाए हैं, तो वो उस डॉट्स को ज्वाइन भी कर रही है और इससे एक पैटर्न बन रहा है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। और उस ब्यूटीफुल पैटर्न को हमने रंगोली का नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो राधा क्या कर रही है कि एक रो में उसके 9 डॉट्स हैं, मतलब एक रो है ना, ये एक रो है, इसमें राधा के 9 डॉट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राधा एक रो जब बनाती है ना, तो उसमें 9 डॉट्स देती है, ठीक है, एक रो में। तो दूसरे रो में भी वो 9 डॉट्स दे रही है, ठीक है, तो पैटर्न बना रही है वो। तीसरे रो में भी वो 9 डॉट्स हैं उसके। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वो एक रो बनाती है तो उसको 9 बिंदुओं की जरूरत होती है। जब वो 2 रो बना रही है तो उसको 18 बिंदुओं की जरूरत होती है। आप काउंट करेंगे ना तो देखेंगे 9 + 9 18। फिर 3 रो अगर हम साथ में लेंगे तो हम देखेंगे कि उसको 27 बिंदु की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कितना, 27। इसको टेबल के फॉर्म में देखते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड और ये नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो हमें डॉट्स 9 की जरूरत होगी। अगर हम दूसरा रो बनाते हैं तो 18, तीसरा रो बना रहे हैं तो 27 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आया, नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 9 इंटू नंबर ऑफ रो, क्योंकि 1 से यहाँ 9 में जाने में हम इंटू 9 करेंगे, 2 से 18 इंटू 9, 3 से 27 इंटू 9। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के आया, नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 9 इंटू नंबर ऑफ रो। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर आर रोज रहेगा हमारे पास तो उसके पास कितने डॉट्स रहेंगे या कितनी डॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी राधा को। तो अगर यहाँ पे आर रो रहे, मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या क्या है, आर है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स क्या रिक्वायर्ड हो जाएंगे, 9R। कितना हो जाएंगे, 9R, वेयर R इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वो रूल हो गया, या हम कह सकते हैं कि डॉट्स और रो को मैंने इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस किया है। अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रो हैं, यहाँ पे अभी 8 रो हैं, पहले 8 रो थे, तो हमें एक वेरिएबल के टर्म में रो को एक्सप्रेस किया गया था। अब हमें डायरेक्ट 8 रोज बताए जा रहे हैं कि 8 रो हैं, तो कितना हमें डॉट्स का जरूरत लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा रूल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 9R। यहाँ पे R क्या है, नंबर ऑफ रो। तो अगर इफ नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ रो को हम किससे एक्सप्रेस किए हैं, R से, इफ नंबर ऑफ रो इज 8, तो नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 मतलब 72, है ना। अगर हम R को, फिर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ देयर आर 10 रोज, 10 रो हैं, 10 रो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर R की वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितना लगेगा हमको, रिक्वायर्ड 9 इंटू 10 मतलब 90। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। साहब इस चैप्टर में ना, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें सारे के सारे बस हमें एक रूल बेस्ड है। हमें एक रूल बनाना है, हमें क्या करना है, रूल बनाना है, ठीक है। और रूल हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं, पैटर्न की हेल्प से बना रहे हैं और टेबल की हेल्प से बना रहे हैं, है ना, काफी इजी ये चैप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने जो भी बनाया है
इससे ये थोड़ा डिफरेंट है और सबसे इजी है ये। इसमें क्या कह रहा है कि लीला इज राधा's यंगर सिस्टर। दो बहनें हैं, एक है लीला, है ना, और एक है राधा। ये मान लो हम कहते हैं ये है लीला और ये है हमारी राधा। कह रहा है लीला जो है ना वो राधा की छोटी बहन है। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, राधा बड़ी बहन है। लीला जो है इज 4 years यंगर देन राधा। लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं राधा की एज 12 है तो आप लीला का एज क्या बोलेंगे। अगर मैं बोलूं लीला 4 साल छोटी है राधा से तो आपके दिमाग में बोल आ जाएगा ओ ऑटोमेटिक लीला 8 साल की है, क्योंकि आपने क्या किया 12 में -4 कर दिया। अगर मैं बोलूं राधा की एज 16 है तो आप क्या करेंगे, लीला का एज क्या करेंगे, -4 कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ये तो मैंने बोला है कि अगर मैं ये बोलूंगी, लेकिन हमें एग्जैक्टली राधा का एज नहीं पता है, हमें राधा का एज नहीं पता है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि टेक राधा एज टू बी x ईयर। तुम क्या मानो ना, क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम राधा का एज समझो क्या है x ईयर्स है, राधाज एज टू बी x ईयर्स। तो अगर राधा की एज x है तो हम x में से -4 कर देंगे तो हमें किसका एज मिलेगा, x में -4 करेंगे तो हमको किसका एज मिलेगा, हमको लीला का एज मिलेगा, है ना। तो जैसे हम 12 से -4 करके 8 पे आए हैं तो हमने क्या किया, 12 में -4 किया तो 8 आया, 16 में हमने -4 किया तो 12 आया। वैसे ही x में हम -4 करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, लीला का एज। यहाँ x की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें बस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप x की राधा का एज को क्या लेंगे, आप x लेंगे, तो लीला का एज क्या हो गया x -4। और हमें यही लिखना था, कैन यू राइट लीला का एज इन टर्म्स ऑफ राधा का एज। तो हम लिख सकते हैं कि लीला का जो एज है वो राधा के एज से, वो राधा से 4 साल छोटी है, x -4। तो हमें यही लिखना था, हमें एक्सप्रेस करना था लीला का एज को राधा के एज के टर्म्स में। तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मदर हैज मेड सम लड्डू। माँ ने कुछ लड्डू बनाए हैं। शी गिव्स सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। वो क्या करती है, कुछ लड्डू, सम लड्डू, पूरे के पूरे नहीं, कुछ लड्डू क्या करती है, वो बनाया है तो थोड़ा गेस्ट को भी दिया है, थोड़ा फैमिली मेंबर्स को भी दिया है, कुछ लड्डू उन्होंने दिए हैं। फिर भी 5 लड्डू बच गया है, फिर भी 5 लड्डू बच गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज L। जो माँ ने जो लड्डू दी थी ना, जो कुछ लड्डू, उसको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो तुम ले लो L। वो क्या ले लो तुम, L। माँ ने L लड्डू दे दिए हैं और 5 लड्डू बचे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितनी लड्डू बनाई, उन्होंने कितनी लड्डू बनाई। तो मान लो यहाँ पे L है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि माँ ने 10 लड्डू दे दिए और अभी भी 5 लड्डू बचे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ लड्डू कैसे निकालोगे, 10 + 5 = 15। यहाँ पे L बता दिया तभी आप सोच रहे हो ना कि क्या करना है। मान लो मैं बोलूं कि माँ ने 15 लड्डू गेस्ट को दे दिए, है ना, मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ, माँ ने ना 15 लड्डू गेस्ट को दे दिए, फिर भी मेरे घर में ना 5 बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, माँ ने टोटल लड्डू कितने बनाए थे, 20। तो अगर यहाँ पे L बोला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, मदर ने कितनी बनाई है लड्डू, L + 5। कोई दिक्कत, तो हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, तो मदर मेड L + 5 लड्डू, ठीक है, समझ में आ गया। लिख दीजिएगा आप कि लड्डूज मेड बाय मदर इक्वल्स टू L + 5। समझ में आ ही गया कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। एक बड़ा सा हमारा बॉक्स है, उसमें हमने ऑरेंज रखे हुए हैं, हमने संतरे रखे हुए हैं और हम इस ऑरेंज को ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटे छोटे बॉक्सेस में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। बड़े बॉक्स से हम छोटे बॉक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, जब एक बड़े बॉक्स को खाली किया जाता है तो ऑरेंज जो है ना वो दो स्मॉलर बॉक्सेस में फिट हो जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, जब एक बड़े बॉक्स को खाली किया जाता है तो ऑरेंज जो है ना दो छोटे बॉक्स में भर जाते हैं और 10 ऑरेंज जो है वो बाहर ही रह जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापा मम्मी हमसे कहते हैं कि इस बैग से सामान निकाल करके इस बैग में डाल दो, छोटे वाले में डाल दो। फिर हम क्या कहते हैं, मम्मी 2 सामान बच गया हमारा, बाहर 2 सामान रह गया, है ना, या 4 सामान रह गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जब बड़े बॉक्स को हम खाली किए हैं तो हमारा सामान 2 छोटे बॉक्स में आ गया है, मतलब ऑरेंज जो है वो 2 छोटे छोटे बॉक्स में आ गए हैं और 10 ऑरेंज जो है वो बाहर छूट गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ ऑरेंजेज स्मॉल बॉक्स में हम ले रहे हैं x, मतलब इसमें x है टोटल नंबर इस छोटे वाले बॉक्स में, इस छोटे वाले बॉक्स में भी x है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि इफ अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन अ स्मॉल बॉक्स, अगर जो नंबर है हमारा स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेज का उसको हम क्या ले लेते हैं x, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन द लार्जर बॉक्स कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए अगर x यहाँ है, इसमें x है, इसमें छोटे वाले में, इस छोटे वाले में क्या है x है और बच गया कितना हमारे पास 10, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे x और प्लस x, इसको ऐड करेंगे तो 1x और 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस 10 है ना। तो 2x प्लस 10 जब हमारे इस बड़े बॉक्स में है तो हमने जब इसको निकाला एम्प्टी किया छोटे बॉक्स में तो x इसमें आया, x इसमें आया और 10 यहाँ हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन द लार्जर बॉक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। जो स्क्वायर्स का यहाँ पे मैचस्टिक से बनाया हुआ पैटर्न है, जैसे ये वाला जो एक पैटर्न है, ये कह रहा है कि इसको देखो, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न ये है, तीसरा पैटर्न ये है, चौथा पैटर्न ये है। कह रहा है कि इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो। आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि स्क्वायर्स जो है वो सेपरेट नहीं है। ये और ये वाले स्क्वायर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये सेपरेट नहीं है। ये स्क्वायर जुड़े हुए हैं, ये वाले और ये वाले आपस में जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि जो दो आपस में जुड़े हुए हैं ना, इसका एक कॉमन मैचस्टिक है। ये जो है ये कॉमन मैचस्टिक है। जैसे इस वाले और इस वाले के लिए कॉमन क्या है, ये वाला मैचस्टिक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के लिए कॉमन क्या है, ये वाला मैचस्टिक है। अब अगर हम डी वाले पैटर्न में देखते हैं तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में कॉमन ये है, ठीक है। तो ये समझ गया कि 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक। कह रहा है कि आप ऑब्जर्व करो इसके पैटर्न को और रूल फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, रूल। वो रूल हमें क्या देना चाहिए, वो रूल हमें देना चाहिए नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को। तो जब आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है, फर्स्ट वाला जो है वो उसमें 4 मैचस्टिक्स लगे हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो पैटर्न बना है उसमें ये वाला जो स्क्वायर बना है ये 4 मैचस्टिक से बना है और ये वाला कितने से बना है, 3 से बना है। फिर हम फिगर सी में आते हैं। ये वाला स्क्वायर 4 मैचस्टिक, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला ऐसे देख रहे हैं हम 3 मैचस्टिक, फिर ये वाला 3 मैचस्टिक से बना है, ठीक है। कॉमन तो दोनों के बीच एक है ना, लेकिन हमें बनाते टाइम कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत लग रही है। अगर हम बी में देखेंगे तो 4 3 7, मतलब हमें 7 मैचस्टिक से ही हमारा ये पैटर्न बन जा रहा है। सी वाला पैटर्न 4 3 7 3 10 मैचस्टिक से ही हमारा ये पैटर्न बन जा रहा है, ओके। अब हम डी में आते हैं तो डी में हम क्या देख रहे हैं, ये 4, ये 3, ये 3, ये 3। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। कॉमन ये है कि फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है हमारा उसमें ही 4 मैचस्टिक्स की जरूरत लग रही है हमें, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है उसमें ही हमें 4 मैचस्टिक्स की जरूरत लग रही है। बाद बाकी जितने भी स्क्वायर हम बनाते जाएंगे सब में 3 मैचस्टिक्स की ही जरूरत लग रही है। तो क्या हमारा जो ये 4 + 3 है इसको हम 3 + 1 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? या 4 + 3 + 3 है,
इसको हम 3 + 1 + 3 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 है ना, तो हमें कुछ 3 से हम एक रूल बना सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे जो 4 है इसको भी हमने 3 + 1 लिख दिया, +3 +3 +3। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन पूरे में एक एडिशनल हमारा बस क्या है, एक ये 1, हमने एक एडिशनल 1 रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम कोई रूल बनाने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसमें भी हम क्या देखेंगे, 3 + 3 + 3, 3 बार 3 है और एक ही 1 है एक्स्ट्रा, है ना। इसमें भी हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 3 है और एक 1 एक्स्ट्रा है। तो आप क्या देख रहे हैं, और फर्स्ट वाले में हमारा, हम इसको नॉर्मली लिखेंगे 3 + 1। तो आप क्या देखेंगे कि जब मेरा फर्स्ट पैटर्न है वो 3 + 1 हम लिख सकते हैं। सेकेंड पैटर्न में भी हमारा 2 3 है, तो हम 2 3 को साथ में लिख लिया और +1 हमने साइड कर दिया। जब हमारा थर्ड पैटर्न है उसमें हमने 3 + 3 + 3 और +1 हमने साइड कर दिया। ओके, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया, ये हमारा सेकेंड पैटर्न हो गया, ये हमारा थर्ड पैटर्न हो गया। फोर्थ पैटर्न में भी हम क्या कर रहे हैं, 3 + 3 + 3 + 3 + 1। हम क्योंकि 1 ही एक एडिशनल है ना, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें रूल थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, तो हमने क्या किया कि इसको क्या किया है, बाइफरकेट कर दिया है। तो यहाँ भी 3 + 3 + 3 + 1, ये हमारा हो गया फोर्थ पैटर्न। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब हमारा फर्स्ट पैटर्न है उसमें हम एक ही 3 का यूज कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड पैटर्न है उसमें हम 2 3 का यूज कर रहे हैं। ओके, तीसरे में 3, फोर्थ में 4 3, है ना। तो इसको हम टेबल की हेल्प से देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखेंगे आप, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड। तो आप देखेंगे एक बना रहे हैं स्क्वायर, तो हमें 3 + 1 लग रहा है। फर्स्ट पैटर्न है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड 1, 1 कौन सा है, ये वाला है हमारा 1, और इस पैटर्न को बनाने में हमें कितना लग रहा है, 3 + 1, ठीक है। दूसरा बनाने में क्या लग रहा है, 3 + 3 + 1। ओके, थर्ड बनाने में क्या लग रहा है, 3 + 3 + 3 + 1। फोर्थ में क्या लग रहा है हमारा, 4 × 3, 3 + 3 + 3 + 3 + 1। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना ऐड किया है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड, यहाँ पर 3 + 1 है, 3 + 1, ओके, 1 में, 2 में मेरा इसको लिख सकते हैं 3 × 2 + 1, कोई दिक्कत, इतना क्यों 3 + 3 करते रहना। इसको हम 3 + 3 + 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 + 1, और फोर्थ में क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 + 1, एंड सो ऑन। अभी हमारा चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये n है। तो हमारा रूल क्या बन के आएगा, हमारा रूल बन के आएगा, जैसे अगर 1 था तो हम इसको 1 को क्या कर सकते हैं, 3 × 1 + 1, 2 में 3 × 2 + 1, 3 में 3 × 3 + 1, 4 में 3 × 4 + 1। तो अगर n स्क्वायर्स रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × n + 1, क्योंकि n में जैसे ही 1 लिखते हैं, n जैसे ही यहाँ पे 1 लेते हैं, ये मेरा 3 × 1 + 1 हो जाता है। n जैसे ही हम 2 लेते हैं, तो ये मेरा 3 × 2 + 1 हो जाता है। n जैसे ही हम 3 लेते हैं, तो ये 3 × 3 + 1 हो जा रहा है। n को हमने 4 लिया तो 3 × 4 + 1 हो जा रहा है। रूल हमारा ये बन के आया कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 3 × n + 1। 3 × n को आप क्या लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं, 3n + 1, और n जो हमारा है ये 1 ले सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मुझे दीजिए। इन केस किसी को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 11 बी में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर 1 C2 1G भी आपको बोला था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए उसके आंसर्स। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम आती है वो रूल निकालने में, तो प्लीज मुझे बताएंगे, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।